हे हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक एवरीबॉडी। सभी लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके सीडीपी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। और एक बार हम लोग जुड़े हुए हैं बेहतरीन क्लास में। कैसे हैं सभी लोग, एक बार बताएंगे अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है। सभी लोग को आवाज क्लियर आ रही है तो बताइए। सभी लोग एक बार कंफर्म करिए कैसे हैं सभी लोग। हेलो शाना, सोनिया, सुलेहा, अंजलि, नेहा, अनुष्का, सुषमा, सभी लोग एक बार कंफर्म करिए अगर आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है। हेलो लक्ष्मी, कृतिका, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी दिवाली छठ अच्छी रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को ब्रशअप किए होंगे, फ्रेश हुए होंगे, रिफ्रेश हुए होंगे और अब हम लोग जुड़ चुके हैं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में। राइट। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग। आप जानते हैं कि सीडीपी का एक एक टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण होता है और मैं आपको लगातार ये बता भी रहा हूं और डीपीपीज में क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा कि किस प्रकार से इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, जो गहन चिंतन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग को हिंदी में हम लोग समालोचनात्मक चिंतन भी बोलते हैं। तो समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है, एक बार अगर एक लाइन में आप लोग बताइए तो हम लोग आगे लेके चलेंगे। देखिए, सभी लोग बताएंगे क्रिटिकल थिंकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। समालोचनात्मक चिंतन, या इसको हम लोग कहते हैं गहन चिंतन। कहीं कहीं पर इसको क्रांतिक चिंतन भी लिख दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता क्या है। किसी भी चीज पर बहुत ही विश्लेषण के साथ, बहुत ही डीप थिंकिंग के साथ उसके हर पक्षों को समझते हुए सोचना या चिंतन करना, यह होता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। अच्छे से कोई भी काम को समझ के करना। कृतिका, ओके। और सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। जो लोग नए भी जुड़े हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लास में आपको हमेशा कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहना है। आप बिल्कुल अपने आप को टीचर समझते हुए पार्टिसिपेट करिए। हर पॉइंट पर जो भी मैं बोल रहा हूं उस पर अपनी राय आप देते चलिए, ठीक है। तो समालोचनात्मक चिंतन में अगर आप देखिएगा, गहन चिंतन में या क्रांतिक चिंतन में सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज आप कर रहे हैं, जैसे ये क्लास आप क्यों ज्वाइन किए हैं, इसलिए क्योंकि आपको अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो आपने बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया नहीं, आपने इसके हर पक्षों को देखा होगा। आपने देखा होगा कि नहीं, दीपक सर अच्छा पढ़ाते हैं, या आपका दीपक सर का ट्यूनिंग अच्छा है, या आप बहुत अच्छे से विश्लेषण किए होंगे कि नहीं यहां पर हमारा हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जीवन में हम जब भी कोई कार्य करते हैं उस पर हम विश्लेषण करते हैं। कुछ कार्य पर कम विश्लेषण की आवश्यकता होती है, कुछ कार्य पर बहुत ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम किसी चीज का जब डिसीजन लेते हैं और बहुत अच्छे से विश्लेषण करके, बहुत अच्छे से सोच के उस कार्य को करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के थिंकिंग होते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या हुआ, ऐसी थिंकिंग जिसमें कि हम लोग कुछ नया सोचते हैं, राइट, कुछ नया करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, है ना, कुछ अलग करते हैं, तो वो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग है। लेकिन जब भी हमारी विश्लेषण की बात आएगी तो हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे। चलते हैं थ्योरी के अंदर, हम और ज्यादा अच्छे से देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, हम ये भी देखेंगे कि इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, कि हम ये भी देखेंगे कि शिक्षा में, एजुकेशन में इस चिंतन की क्या भूमिका है। क्योंकि मेन तो भैया एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या योगदान है। तो चलिए, सभी लोगों को ऐसे ही एक्टिव रहना है, एक एक चीज में, छोटी छोटी चीजों में, एक एक लाइन को अपने हिसाब से आप लोग निश्चित रूप से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, वेलकम सभी को।
देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्लैरिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ फॉल्स एंड राइट रॉन्ग। कितना अच्छा लिखा हुआ है यहां पर, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। समालोचनात्मक चिंतन जो है वो सत्य असत्य एवं सही गलत के बीच अंतर स्पष्ट करने की कला है। अभी देखिए, आप सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं किसी बारे में कि यह चीज ठीक है कि नहीं, है ना, जैसे कि मैं बोलूं कि एग्जाम आपका नजदीक है, इस समय पर समय बाकी चीजों में बर्बाद करना, या कई बार देखिएगा एग्जाम जब क्लोज आता है तो लोग इधर उधर की चीजें ज्यादा सोचने लगते हैं, वो ठीक है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? सर ठीक नहीं है। तो सही गलत का आप निर्णय किए, एक छोटी सी चीज मैंने बस पूछी, आपने सही गलत का निर्णय आपने किया। इसी प्रकार से जब आपको बहुत कैरियर डिसीजन, मान लीजिए है आपका कैरियर डिसीजन, हमें शिक्षक बनना है, क्या हमें बैंक की तैयारी करनी है, क्या हमें रेलवे की तैयारी करनी है, क्या हमें एसएससी की तैयारी करनी है, कि यूपीएससी करना है। इस प्रकार से जब आप खुद चीजों पर बहुत डीप तरीके से सोचते हैं कि हमें यह करना है कि वो करना है, तो सही गलत का या सत्य असत्य का पता लगाने के लिए आप विचार करते हैं। एक लाइन में आपने कह दिया है कि आपको शिक्षक बनना है, लेकिन इस लाइन के पीछे आपके बहुत मेहनत होती है, बहुत विश्लेषण होता है। यस और नो एवरीबॉडी? सभी लोग कमेंट करिए। देखिए, जो भी लोग नए बच्चे जुड़े होंगे उनका भी नाम मुझे याद रखना है, और आपके भी कमेंट और आपके भी एक्सप्लेनेशन, मतलब क्लास से पूरी तरह से जुड़ाव रखना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोग बढ़िया से बताइए, है ना। बहुत बढ़िया अजद जी, बहुत बढ़िया मोना, सुलेहा, और जो भी लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, सभी लोग आंसर करिए, मेरी बात का रिप्लाई करिए, ध्यान से एकदम एक्टिव हो जाइए जैसे हमारी क्लास में रहते हैं। तो एक लाइन में हमने तो कह दिया कि हमें शिक्षक बनना है, लेकिन इसके पीछे कितना विश्लेषण होगा आपका, है? मेरा ये यहाँ पर ऑनर्स पेपर ये था, या ग्रेजुएशन ने ऐसे किया, मेरा पैशन इसमें है, मेरी फैमिली इसमें है, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये इसमें मजा आता है, या मुझे मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। ऐसे हजारों फैक्टर आए होंगे, यस और नो, तब जाके आपने ये डिसाइड किया होगा कि मुझे शिक्षक बनना है। तो सही गलत और सत्य असत्य के बीच में अंतर आप कैसे स्पष्ट किए? अपने समालोचनात्मक चिंतन से, है कि नहीं? इट अट्रैक्ट्स एंड मोटिवेट्स द पर्सन टुवर्ड्स एक्वायरिंग मोर एंड मोर नॉलेज। तो यह जो है व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की ओर आकर्षित और अभिप्रेरित करता है। तो यह क्या करता है व्यक्ति को, कि जैसे ही आपको चिंतन की आवश्यकता पड़ी, है ना, तो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की ओर आकर्षित करता है आपको और अभिप्रेरित करता है। एकदम ध्यान से सब लोग देखिएगा। आज मान लीजिए कि आपको कुछ भी सोचने का है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया विश्लेषण करना है, कुछ नया अलग अलग तरह से उस पर नयापन लाना है, नए विचार विमर्श करने हैं, तो आपको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? एक सिंपल लाइन में मुझे आप बताइए, जो इंसान जीवन में जितना ऊपर जाना चाहता है उसको उतने ज्यादा नॉलेज और विश्लेषण की आवश्यकता होगी। कोई ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता है तो उसको नहीं होगी। तो यहां से सिंपल सा मतलब है, जो जितना ज्यादा समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, उसको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की और उसके प्रति अभिप्रेरित होने की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा कहते हैं, आपने सुना होगा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। किसको किसको पता है? क्लोज एंडेड मतलब बंद उत्तर वाले प्रश्न। कोई चीज पूछ लिया कि दिल्ली घूमने जाओगे कि मुंबई, तो जो मन है बोल दिया, दोनों में से एक, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है ओपन एंडेड। अगर मैंने आपको बोला खुले उत्तर वाले प्रश्न कि आपको क्या लगता है दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है, तो ये हो गया ओपन एंडेड प्रश्न। तो जब ओपन एंडेड प्रश्न आएगा तो आप क्या करिएगा? तब आप करिएगा उस पर अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उत्तर देने लगिएगा, जब उस पर विचार करने लगिएगा, तो आपको डेटा की जरूरत होगी। आप खुद सोचिएगा, खोजिएगा कि प्रदूषण कहां कहां से हो रहा है,
कितने क्षेत्र में हो रहा है, किस डेंसिटी में हो रहा है, उसमें क्या चीज हटाया जा सकता है, अगर वो हटा दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको और नॉलेज की आवश्यकता होगी ना। जैसे आप किसी चीज में घुसते जाएंगे, सिंपल सी बात है, आपको और ज्यादा नॉलेज की उसके प्रति आवश्यकता होगी। ये कैसे होता है, क्या काम करता है, क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, राइट। तो बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। इसलिए वो खुले उत्तर वाले प्रश्न क्या है, उसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग ही तो करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता होती है। इट प्रोवाइड्स अ पर्सन विद द स्किल्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड मेक प्रॉपर इवेल्युएशंस। मतलब क्या हुआ कि यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं उचित मूल्यांकन करने का कौशल प्रदान करता है। तो दो बात यहां पर मैं लिखा हूं, आप बताइए। स्वतंत्र रूप से विचार करने, वही जो अभी आपने ओपन एंडेड बताया ना, ओपन एंडेड यही होता है। आप स्वतंत्र रूप से किसी चीज पे विचार करते हैं तो वो ओपन एंडेड है, आप फ्री होके उस पर किसी भी तरह से सोच सकते हैं। आपको जब किसी भी चीज पर विचार करना है, देखिए बाद में वो सही हो गलत हो, वो मान्य हो अमान्य हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब विचार कर रहे हैं तो आप उस किसी भी एंगल पे विचार कर सकते हैं। तो स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं उचित मूल्यांकन करने, मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन, उचित मूल्यांकन मतलब सही चीज एज अ रिजल्ट सोचना। कई बार क्या होता है कि हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, उससे हम सही रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। हम बहुत तरह से विचार कर ली, लेकिन उसमें से कौन सा सबसे बेटर है, क्या उचित है, जो मैंने अभी पीछे बोला था ना आपको, सही गलत और सत्य असत्य, ये पहचानने के लिए हमें काफी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और वो तब हम सही पहचान पाएंगे जब हम उचित मूल्यांकन करेंगे। जब हम उचित मूल्यांकन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम हो सकता है कि असत्य कार्य कर लें या हो सकता है हम गलत कार्य कर लें। इसलिए मूल्यांकन सही होना जरूरी है, यस सर नो, है ना। इसलिए यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये पूरी तरीके से आपका स्वतंत्र रूप से विचार करने और उचित मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है, और इससे हमारी जो गहन चिंतन है या समालोचनात्मक चिंतन है ये आगे बढ़ते जाती है। क्लियर यहां तक। चल अब यहां पर आपको आगे यहां पर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यह व्यक्ति में इट डेवलप्स द क्यूरियोसिटी टू एक्वायर नॉलेज इन द पर्सन, ड्यू टू which a person asks more questions to know about a topic in detail and calm his curiosity, right? अब देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रहा है यहां पर। ओके, एग्जाम में गहन अधिक दिया रहता है। सोनिया आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करें, 3 बजे तो पीवाईक्यूज वापस हम लोग शुरू कर ही रहे हैं, तो उसमें मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या लिखा रहता है। तो वो सब आप मेरे पर छोड़ दीजिए, वो सब मैं करा रहा हूं, मैं ही कराऊंगा, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। थ्योरी आप बढ़िया से पढ़िए, डीपीपीज आप बढ़िया से बताइए। डीपीपीज मैंने पीवाईक्यूज डाले हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस वर्ड को कैसे घुमाया जाता है, सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आप बस कंसंट्रेट होके, इन्वॉल्व होके जबरदस्त तरीके से क्लास में जुड़े रहिए बस। तो यह क्या कहता है कि इट डेवलप्स द क्यूरियोसिटी, मतलब यह व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा का विकास करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला था, मैंने क्या बोला था कि आपको मान लीजिए कि कोई भी समस्या आपके सामने आई, अब उसको आपको हल करना है, तो आप पहले उसके इर्द गिर्द सोचिएगा ना, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। जैसे मैंने प्रदूषण के बारे में बोला, तो आप उस पर खोजिएगा ना, क्योंकि अगर आप बोलिएगा कि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, ऐसा करो सारे गाड़ी बंद करवा दो, फिर आप ये भी सोचिएगा ना, अगर सारे गाड़ी बंद हम करवा देंगे तो फिर लोग ऑफिस कैसे जाएंगे, फिर जो बाकी हमारा इकोनॉमिकल स्तर खराब हो जाएगा, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, राइट। तो इसलिए ये बहुत फोकस बात है कि हमारे अंदर वो जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा का विकास होता है कि उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करें, ये कैसे करता है, क्या काम करता है, क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, हर चीज की जो है जिज्ञासा आपको यहां पर होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और व्यक्ति में आप जो है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर पाता है, नॉलेज प्राप्त कर पाता है। ठीक है,
तो इसलिए यह व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा का विकास करता है, जिस कारण व्यक्ति किसी प्रकरण को विस्तार पूर्वक जानने हेतु अधिक प्रश्न पूछता है एवं अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। तो यहां पर क्या है कि जिस कारण से कोई भी व्यक्ति जो है किसी प्रकरण को, कोई भी कंसेप्ट को जब आप समझते हैं तो उसको विस्तार पूर्वक जानने हेतु अधिक प्रश्न पूछता है। जब भी हम किसी चीज को डिटेल में जानना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है ना, और अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। जैसे आपको किसी बात की जिज्ञासा हुई, बहुत लोग होंगे जो आज पहली बार जुड़े होंगे और आज से वो अपनी क्लासेस को शुरू कर रहे होंगे और आपके एग्जाम तक आपके सारे टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। आपकी ये जिज्ञासा होगी ना कि सर क्या इस क्लास के अलावा मुझे और कुछ करना होगा, या सिर्फ इस क्लास से मेरी जो है तैयारी हो जाएगी। आपकी जिज्ञासा होगी और उस जिज्ञासा पर उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाँ 3 बजे PYQ टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर होती है, और मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि क्लास में आप लोग आपस में बात ना करें। क्लास ऑडिट होते रहती है। अगर आप क्लास में टॉपिक के अलावा कोई बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए। टीम ऑडिट पे बैठी रहती है तो उनको नहीं पता होता है कि आप कोई और बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस वो देखते हैं कि क्लास संदर्भ में आप बात करें। ठीक है, तो प्लीज अपना ध्यान पूरी तरीके से क्लास पे कंसंट्रेट करें। जिनका आज पहला दिन है उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत अच्छे से चीजों को सीखें, ताकि आप आने वाले समय में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक से रिलेटेड आप चीजें करते जाएंगे। आप मतलब दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें, खुद भी डिस्टर्ब ना हो, अच्छे से पढ़ाई करें, बस वही इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपको जो है इस क्लास के ठीक बाद में आपको जो है मैं 3 बजे टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर PYQs कराता हूं, उसमें हम लोग जुड़ेंगे। अभी भी इस क्लास के बाद जुड़ेंगे, सब बात मैं ही बताऊंगा, आपस में डिस्कस ना करें, पूरा फोकस क्लास पे रखें। समय काफी कम है और जो टाइम आप मेरे साथ दे रहे हैं, आपने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं, तो ये आप मेरे साथ बिताइए और खूब अच्छे से सीखिए। मैं गारंटी देता हूं आपको 30 में से 30 नंबर आपको मैं यहां पर जो है लाने की व्यवस्था यहां पे करूंगा। तो ध्यान से देखिए और बाकी सब चीज आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ये पढ़ाया जा रहा है, ये PDF भी आपको मिल जाएगी और इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं खुद से प्रैक्टिस भी करा रहा हूं 3 बजे, हर चीज होगी। बस जिस समय पर जो कर रहे हैं उस समय पर वो करेंगे तो अच्छा होगा। अभी प्रैक्टिस की बात करेंगे, तभी DBPs की बात करेंगे, उसके बाद PDF की बात करेंगे तो नहीं चल पाएगा, राइट। तो टाइम बहुत कम है, प्लीज फोकस करिए। तो यह व्यक्ति में क्या करता है, ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा का विकास करता है कि भैया कैसे, मतलब हमारे अंदर आएगी, अरे एक बार देखते हैं कैसे क्या होता है। जिस कारण व्यक्ति किसी प्रकरण को, किसी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार पूर्वक जानने के लिए अधिक प्रश्न पूछता है और जिज्ञासा को शांत करता है। तो किसी भी इंसान की जब जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा को शांत कब होती है, जब उसकी पूर्ति हो जाती है। यस और नो? आपके मन में क्वेश्चन आई, चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया, यह जिज्ञासा हुई, तो जिज्ञासा अपने अपने शांत होगी नहीं। जब आप उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, चंद्रयान 3 क्या काम करता है, क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, तब जाके आपकी जिज्ञासा शांत होगी। तो इसलिए उसके लिए इंसान अधिक प्रश्न पूछता है और जिज्ञासा को शांत करता है। अब देखिए, इट डेवलप्स द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन एंड मोटिवेट्स हिम टू डिस्कवर इनोवेशंस एंड एक्टिविटीज बाय हिमसेल्फ। बहुत बढ़िया बात लिखी है। यह व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है एवं स्वयं द्वारा नवाचार एवं क्रियाओं की खोज करने की ओर प्रेरित करता है। तो क्या कह रहा है, देखिए अभी मैंने आपको शुरुआती दौर में एक वर्ड बोला था, क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें आप लोगों ने बोला था ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या कुछ नया सोचना। अब आप सोचिए, कहने के लिए हम सारे चिंतन को अलग अलग बोलते हैं, अब सारी चिंतन तो अभिसारी चिंतन है, अब सारी, या मान लीजिए समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन सच्चाई तो यह है ना दोस्तों कि जब भी हमें सोचने की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, जब भी हमें सोचने की आवश्यकता पड़ती है तो हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि नहीं अभी बस हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। जिस समय पर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, गहन चिंतन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर भी आपको क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है ना, कुछ नया सीखने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आप रचनात्मकता तो लगाते हैं। आज आपको किसी चीज पे विश्लेषण करना है
तो क्या विश्लेषण के क्रम में आप क्रिएटिव नहीं होइएगा, या कहेगा नहीं 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 वो तो क्रिएटिव थिंकिंग है, वो हम नहीं लगाएंगे? ऐसा थोड़ी हम करते हैं। अगर मुझे किसी चीज पे विश्लेषण करना है कि ये ठीक है कि नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइएगा, अपनी क्रिएटिविटी भी लगाइएगा। इसलिए कहता है कि यह व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है एवं स्वयं द्वारा नवाचार एवं क्रियाओं की खोज की ओर भी प्रेरित करता है। खुद से हम कैसे नए नए कार्य को करें, या कैसे हम नवाचार को करें, एवं कैसे हम क्रिएटिव कैपेसिटी का डेवलपमेंट करें, और कैसे हम जो है क्रियाओं की खोज की ओर अपने आप को मोटिवेट करें। यह बात आप लोग मानते हैं कि नहीं कि किसी भी चीज के विश्लेषण के लिए, किसी भी चीज के विश्लेषण में आपको सृजनात्मकता मदद करेगी? मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग, बताइए। कभी भी कोई भी चीज में अगर हम विश्लेषण करते हैं तो क्रिएटिविटी हमको मदद करेगी, या यो कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी हमारे काम को आसान कर देगी, राइट? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए इट डेवलप्स द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन, यानी कि क्रिएटिव सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है एवं स्वयं द्वारा जो नवाचार है, नए विचार है, नई सोच है एवं नई क्रियाएं हैं, उनकी खोज की ओर प्रेरित करता है। इट वर्क टू इनहांस द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एंड डेवलप लीडरशिप एबिलिटी एंड स्किल्स विद इन हिम। मतलब कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करता है एवं उसमें नेतृत्व क्षमता एवं कौशल का विकास करता है। अब यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग बात करेंगे। आप अपने घर में या अपने इर्द गिर्द पड़ोस में नजर डालिए। एक दो व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे आप उनको भैया कहते हो, अंकल कहते हो, दोस्त कहते हो, या जो भी समाज के बड़े बुजुर्ग कहते हो। एक दो लोग आपको मिलेंगे जिनके पास लोग किसी भी चीज पर विचार लेने जाते हैं, है ना, कि चाचा जी ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, क्या करें? आप भी जाते होंगे, या हो सकता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके पास लोग आते हो। क्या करें? कोई अपने कैरियर के बारे में, किसी को बेटी की शादी करनी है, या किसी को अपने जीवन में कुछ है, या घर परिवार कुछ घर बनाना है, या कोई भोज करना है, तो उनके पास लोग जाते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात आपको पता है कि वो अनुभवी हैं, उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि वह आपको उचित सलाह दे सकते हैं, राइट? अब इसमें मेरी पूरी बात छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है? देखिए, हर एंगल से इतने जल्दी नोट्स कैसे करेंगे? आपको अभी नोट्स नहीं बनाना है मेरे दोस्त, ये पूरी पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं एंजल। तो अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है, अभी नहीं लिखना है, प्लीज। मैं तो मना करता हूं, क्लास के समय आप मत लिखिए, पूरा फोकस मेरी क्लास पे करिए। क्लास के तुरंत बाद जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपको क्लास के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और जो मैं डेली प्रैक्टिस पेपर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज दूंगा वो भी मिल जाएंगे। तो अभी आपको नहीं बनाना है नोट्स, वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बाद में। पूरी पीडीएफ को भी आपको नहीं उतारना है, सिर्फ अपने हिसाब से जो आप इंपोर्टेंट, सबका अपना अपना नोट बनाने का तरीका होता है, तो ऐसा बस शॉर्ट में बना लीजिएगा जिसको कि रिवाइज करने में दिक्कत ना हो और क्विकली रिवाइज हो जाए। क्योंकि एग्जाम से पहले आप सब कुछ थोड़ी पढ़ सकते हैं, एग्जाम से पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। जब आपको डिटेल में पढ़ना हो तो फटाक से क्लास में गए, उसकी पीडीएफ देख लिया। आपके नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट होना चाहिए जिससे आप समझ सके। बनाते हैं ना हम, अपनी बात कुछ लिखते हैं अपने पास, तो हम ऐसे लिखते हैं कि हम समझें, ठीक है? हाँ, वो सब आप जैसे ही क्लास के बाद दोबारा इस लेसन को ओपन करेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा पीडीएफ और डीपीपी, तो आप देख लीजिएगा। अभी यहां पे फोकस करिए। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल दिया था, आप लोग का ध्यान यहां पर था कि नहीं बताइए? तो एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा था कि अगर कोई व्यक्ति के पास आप जाते हैं विचार करने के लिए, अनुभव उनसे, उनकी अनुभव से खुद पूछने के लिए, इसका मतलब कि आपको उनके व्यक्तित्व पे भरोसा है। यस और नो? आपको उनके व्यक्तित्व पे भरोसा है, तो उनके अंदर कैसे आई है व्यक्तित्व?
कभी सोचा आपने? उन्होंने भी काफी अनुभव देखे होंगे, अलग अलग अनुभव उनके अंदर आए कैसे, अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य में उन लोगों ने विश्लेषण किया, राइट? अलग अलग तरह से हर चीज उन्होंने एनालिसिस करके उसमें नई चीजें लगाकर डेवलप किया, तब उनके अंदर वो क्षमता आई। इसलिए जिस भी व्यक्ति के अंदर ये आती है, उनके व्यक्तित्व को निखारने का ये कार्य करता है, एवं उसमें लीडरशिप भी आती है। लीडरशिप आ गई ना, 10 लोग उनसे विचार लेने आते हैं, वो 10 लोगों को गाइड करते हैं, इसी को तो लीडरशिप कहते हैं। उनमें स्किल्स, क्षमता एवं स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है, वो खुद भी चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ विच अ पर्सन अट्रैक्ट अदर पीपल एंड प्रोवाइड हिमसेल्फ इन्फ्लुएंसिंग। तो जिसकी सहायता से व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करता है एवं स्वयं को प्रभावशाली सिद्ध करता है। आजकल एक वर्ड बड़ा सोशल मीडिया पे फेमस है, इन्फ्लुएंसर। सुना होगा आपने। इन्फ्लुएंसर मतलब क्या होता है? जो अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे वो कोई भी कार्य करे। तो आजकल तो इंस्टाग्राम पे लोग डांस कर करके ही लोगों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आजकल ये रील बनाने वाले जो बच्चे हैं वही इन्फ्लुएंसर कहला रहे हैं। तो वो भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंस ही है, क्योंकि वो अपने डांस से, अपने कपड़ों से, अपने हाव भाव से लोगों को आकर्षित करते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तित्व से, अपने बात से, कुछ लोग अपने समझाने के तरीके से, कुछ लोग अपने पढ़ाने के तरीके से, कुछ लोग कोई जानकारी देकर लोगों को आकर्षित करते हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, या समाज के वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, जो अपने व्यक्तित्व से, अपनी बात से या अपने विश्लेषण से लोगों को मदद भी करते हैं। तो अगर आपके अंदर ये विश्लेषण की क्षमता आती है, अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। और आपका जब व्यक्तित्व अच्छा होगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर स्किल्स है, जिससे कि आप अपनी बातों से या अपने व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को हेल्प भी कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, और स्वयं को प्रभावशाली भी सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक सबका क्लियर है? तो ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का, देखिए कहां तक पहुंच है इसका। अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, तो ये सब चीजें चुटकी में आप कर सकते हैं। लेकिन क्या क्रिटिकल थिंकिंग एक दिन में हो जाएगा? नहीं। इसके लिए आपको लगातार चीजों पर विश्लेषण करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप विश्लेषण करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। ये इसका कभी अंत है? नहीं, ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए हम लोग शान से बोलते हैं कि मैंने 13 साल पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि इससे दिखता है कि मैंने कितने साल खुद को समझने में भी लगाया है। मैं भी तो समझ रहा हूं ना। जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उस दिन इतना तो नहीं समझ पा रहा था। आज मुझे पता है कि आपको क्या डाउट होगा, और जो आपके मन में डाउट आया, हो सकता है कि अगला सेकंड मैं वही बात बोल रहा हूं। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि ये सर से पूछेंगे, 2 मिनट आप रुके तो देखे मैंने ही वो बात बता दी। क्यों? क्योंकि 13 साल में वो डाउट 10,000 बच्चे ने पूछे होंगे। तो मुझे पता है कि उस चीज को पढ़ाया कैसे जाए कि डाउट ही ना रहे। कोई बच्चे जो कहते हैं कि सर डाउट नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मुझे पता है आप जो पूछने वाले हैं वो लाखों बच्चे पूछ चुके हैं। तो उसको पढ़ाया ही ऐसे जा रहा है कि डाउट ना रहे। तो ये एक दिन में नहीं होता है। और ये अभी भी कहिएगा कि कोई इंसान संपूर्ण नहीं होता है ना। अभी मैं कह दूं कि भैया मैं सबसे बढ़िया टीचर हूं, मुझे सब आता है, तो मैं मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मेरे अंदर आज तक जितनी विश्लेषण हुई है, उसके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आने वाले समय में, अगले 2 महीने 6 महीने में हो सकता है और विश्लेषण करूं, और अच्छे से सीखूं, और अच्छे से समझाऊं। 5 साल बाद, 10 साल बाद और अच्छे से करूं। तो ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। तो ये विश्लेषण ही बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग को एक नया रूप देता है। अब देखिए, इट ऑल्सो हेल्प्स अ पर्सन टू एनालाइज एनी एपिसोड एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब क्या हुआ कि यह व्यक्ति को किसी भी प्रकरण का विश्लेषण करने एवं किसी समस्या का समाधान करने एवं वर्तमान परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने में भी सहायता करता है। अभी अगर हमारे अंदर गहन चिंतन है, तो हम क्या करते हैं? जितनी अच्छी चिंतन होगी, उतना अच्छा हम विश्लेषण करेंगे, उतना अच्छा हम समस्या का समाधान करेंगे, और
उतना ही अच्छा किसी परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना है ये करेंगे, है ना। तो किस समय पर कैसा करना है, कई बार आप देखते होंगे, आप में से कई लोगों की शादी हो गई होगी, जिनकी हुई है एक बार कमेंट में बताइएगा, जिनकी नहीं हुई है वो अभी महसूस नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कि हमारे माता पिता ने ना बड़े इजीली परिवार को मैनेज कर लिया, ऐसा हमें लगता है। यार उनको, हम इतनी पैसे भी नहीं थे उनके पास, और लेकिन कितना हंसी खुशी 2 4 5 10 लोगों का परिवार वो चला लिए। अभी हमारे समय में हस्बैंड वाइफ 1 2 बच्चे हैं, इसमें पैसा नहीं बच रहा है, इसमें तबातोर मची हुई है, इसमें समय नहीं मिल रहा है ना, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो बेसिकली अभी भी अगर आप देखिएगा, माता पिता बड़ा खुशहाल जिंदगी जी के अपने हिसाब से चीजों को करके कर लेते हैं। ये क्या है? ये अनुभव है। धीरे धीरे हमारा आपका भी जब अनुभव होते जाएगा तो हम लोग भी उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। या जिनकी शादी नहीं हुई है, कल को शादी होगी, तब इससे शुरुआत होती है नई जीवन की, फिर वो अनुभव बढ़ते जाता है। तो ये जो आप परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं ना, ये जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मतलब कि जब आप शादी नहीं करिए तो आपको कुछ पता ही नहीं चला, जब किए तब आपको उस जिंदगी में आप इन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने समाज में, अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में जब आप व्यवहार करिएगा तब आप उसके बारे में समझिएगा, फिर उसमें और कैसे कैसे व्यवहार करना है ना। कि व्यवहार करने से भी यहां पर जो है सीखने को मिलता है। जो जो व्यवहार करिएगा त्यों तो विश्लेषण और बढ़ेगा, त्यों त्यों समस्या समाधान की क्षमता और बढ़ेगी। यस सर नो, है ना। तो ये बात है। तो इट इनेबल्स अ पर्सन टू एडजस्ट विद द सोसाइटी एंड कोऑपरेट इन सोसाइटी, वर्क एंड डू बिजनेस फॉर अर्निंग अ लिविंग। कहते हैं कि यह व्यक्ति को समाज के साथ समायोजन करने एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग करने, वो जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय करने योग्य भी बनाता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट बेरोजगारी की बात कर रहे थे। सब लोग बता रहे हैं मेरी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। बेरोजगार की शादी नहीं होगी सर, अभी आपको मन है शादी करने का? पहले सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, फिर शादी कर लीजिएगा, है ना। और सीटेट ही क्यों, पहले शिक्षक भर्ती में टीचर बन जाइए, फिर शादी करिएगा। इतना जल्दबाजी क्या? क्यों? देखिए आपका उत्तर यहीं पर मिल गया। क्योंकि जितना ज्यादा आप चिंतन कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, उतना अच्छा आप विश्लेषण कर पाएंगे, उतना अच्छा आप समस्या समाधान कर पाएंगे, उतना अच्छा आप किसी परिस्थिति में व्यवहार कर पाएंगे। और ध्यान से देखिए सभी लोग, यह व्यक्ति को समाज के साथ समायोजन करने में मदद करता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, उस समाज के साथ हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सामाजिक कार्य में कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय हम कैसे कर सकते हैं। जो आप बेरोजगार की बात करते हैं ना, तो रोजगार आपको कैसे मिलेगा? क्रिटिकल थिंकिंग से मिलेगा, सोच समझ के चिंतन करने से आपको रोजगार मिलेगा। तो इसलिए हमें उस प्रकार के कार्य करने हैं कि हमें उचित तरीके से रोजगार हमको मिले, हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, हम विश्लेषण करें, तब आगे बढ़े। तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा या आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आप किसी चीज पर अच्छे से विश्लेषण करेंगे। क्लास में आए हैं तो क्लास में पढ़ें, मेहनत करें और चीजों को समझें, है ना। नहीं तो मेरा एक दोस्त था, वो रट लेता था, 1 नंबर का बी, 1 का बी, 2 का सी, 2 का सी, 3 का ए, 3 का ए, 4 का बी। ऐसे में नहीं लगेगी नौकरी। क्वेश्चन रट लिया, ऑप्शन रट लिया, इसका ये होगा, वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा। जब तक आप चीजों पर विश्लेषण करना नहीं समझेंगे, चिंतन करना नहीं समझेंगे, अच्छे से चीजों को समझकर सोचना नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। राइट? इसलिए यह जरूरी है कि हम सही तरीके से विश्लेषण कर सके। अब इसके कुछ विशेषताएं जो हमें देखना हमारे लिए जरूरी है। क्या विशेषताएं देखिए। इट मेक्स अ पर्सन फिलोसफिकल एंड हेल्प हिम इन एनालाइजिंग समथिंग। अगर आपके अंदर समालोचनात्मक चिंतन है, गहन चिंतन आप करते हैं, तो यह व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है एवं किसी वस्तु का विश्लेषण करने में सहायता करता है। दार्शनिक मतलब क्या हुआ? जो नहीं है वो भी देख पाना, है ना।
दर्शन, दर्शन कर पाना किस चीज का, जो नहीं है उसको भी दर्शन कर पाना, यह दार्शनिकता है। उसके बाद देखिए, इट हेल्प्स द पर्सन टू चूज राइट रॉन्ग एंड ट्रू फॉल्स। इसमें यह भी कहता है कि यह व्यक्ति को सही गलत और सत्य असत चयन करने में सहायता करता है। पहले ही मैंने आपको बताया, अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो इट वर्क्स टू इंक्रीज क्वेश्चनिंग स्किल एंड मोटिवेट द पर्सन टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। जो व्यक्ति चिंतन करेगा उसी के अंदर प्रश्नात्मक कौशल में वृद्धि होगी। कोई भी इंसान कब एक्टिव होगा या कब उनके दिमाग में प्रश्न आएंगे, जब वो उस चीज पर विचार करेगा। और जो विचारे नहीं करेगा, बैठा रहेगा चुपचाप, उसको प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे? प्रश्न उसी को आएंगे जो उस पर विचार करेगा। विचार करेगा तो उस पर 10 चीज दिमाग में आएंगे, 8 के जवाब मिलेंगे, 2 के नहीं मिलेंगे, फिर वो उस पर सोचेगा, उस पर विश्लेषण करेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, और मेरा रिक्वेस्ट भी है आपसे, मेरे क्लास में ही नहीं बाकी क्लास में भी, कभी भी दिमाग में कुछ डाउट आए ना तो एकदम से तुरंत से मास्टर जी से मत पूछ लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पूछ लिया और मास्टर ने बता भी दिया तो भी आपको उसका बहुत नॉलेज नहीं होगा। पहले किसी चीज पर अपने आप को टीचर मान के आप उस पर विश्लेषण करिए, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। आपने कुछ पूछा, मैंने बता दिया, आप समझ गए, इसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बोलते। कभी भी मन में कोई डाउट आए, अगर मेरी बात आप रियल में मानना चाहते हैं, कभी भी किसी भी चीज पर डाउट आए, उसको लिखिए, उस पर सोचिए, विचार करिए, अपने ढंग से उसके अलग अलग नजरिए को देखिए, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि यही जो इसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं ना, बुद्धिशीलता, ये जब आप करोगे तो वो आपकी चिंतन है और वही आपकी एक्चुअल कमाई है। आपने पूछा, मैंने बता दिया, आपने याद कर लिया, वो आपकी कमाई हुई नहीं, वो किसी की कमाई है जो आपने लेके रख ली है, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आपने विश्लेषण किया, अब फिर उस विश्लेषण से निकले हुए चीज को पूछा। आप में से नए बच्चों को मैं बता दूं, आपका यहां पर एक आस्क डाउट का सेक्शन भी रहता है। तो आस्क डाउट का जो सेक्शन रहता है, उस सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूछें, लेकिन वो आप तब पूछें जब आप किसी भी चीज पर जब काम कर रहे होते हैं, उसको करते करते आपको फिर से एक्चुअल कंफ्यूजन तब पता चलेगा। अरे हाँ, विश्लेषण किया, उससे हमको ये पता चला कि ये ऐसे होता है। तब वो चीजों को आप शेयर करें, तब कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक्चुअल निकल कर आता है कि भैया ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्रश्नात्मक कौशल में वृद्धि करना जरूरी है। उचित प्रश्न उचित तरीके से अपने हिसाब से चीजों को जब हम करना सीख जाएंगे, तब हम एक्चुअल में सही प्रश्न करेंगे। अच्छा, प्रश्न पूछना भी बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग चैट जीपीटी का नाम सुने? चैट जीपीटी नाम सुने? एआई, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आप लोग यूज भी करते होंगे। चैट जीपीटी में इंपॉर्टेंट क्या है? सही प्रश्न पूछना। अगर आपको सही प्रश्न पूछना आता है, या गूगल में ही आपको सही से प्रश्न पूछना आता है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो लोग को क्या होता है, कुछ पढ़ाया, बच्चा सीधे लिख देगा, सर समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? आपने उस पर क्या सोचा था, क्या विश्लेषण किया था, उसमें कहां डाउट हुआ, क्यों उसको आपको ऐसा लगा, आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है, ये सब कुछ नहीं, सीधा समझ नहीं आया। तो वो एक्चुअल में आपने मेहनत ही नहीं की। तो इसलिए हमेशा एक अच्छा प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न करना चाहिए, लेकिन वो प्रश्न आप तब कर पाएंगे जब आप उस पर बैकग्राउंड में थोड़ा मेहनत करेंगे। जैसे कि यहां पर 2 तरीके से लोग प्रश्न पूछ सकता है। कोई पूछ देगा कि सर ये लाइन समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब कि उसने ध्यान से सुना नहीं, उस पर विश्लेषण किया नहीं। वहीं पर कोई पूछेगा कि सर इसमें जो आपने बोला है कि प्रश्नात्मक कौशल में वृद्धि होगा, तो सर प्रश्नात्मक कौशल में वृद्धि होने से तो कंफ्यूजन बढ़ना जैसा हुआ, मतलब ऐसे कुछ निकाल के, तो फिर कैसे उससे अच्छा हुआ? तो इससे पता चलता है कि आपने उस पर सोचा है, फिर आपने उसके अंदर घुस के प्रश्न पूछा है। मतलब मैंने एक बस सैंपल बताया आपको। इसलिए प्रश्नात्मक कौशल में वृद्धि, जिसके अंदर ज्यादा सोच आएगी, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उसके कंफ्यूजन भी बढ़ेंगे। कंफ्यूजन उसी को होगा जो मेहनत करेगा। फिर वहां से प्रश्न आपके अंदर आएंगे और हर एंगल से आप जो है उस पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे और अधिक से अधिक जानकारी ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए,
क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प अ पर्सन टू टेक करेक्ट डिसीजन विच लीड्स हिम ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। समालोचनात्मक चिंतन जो होता है व्यक्ति को सटीक निर्णय लेने में उसकी सहायता करता है, जो उसके भविष्य में सफलता के मार्ग पर ले जाता है। क्लास के शुरुआती समय पर ही मैंने आपको पूछा था ना कि आखिरकार क्यों जो है आप इस क्लास में जुड़े, कुछ तो रीजन होगा। आपने देखा दीपक सर अच्छा पढ़ाते हैं, या आपने देखा टीचिंग वाला के टीचर अच्छे हैं, अगर आपने देखा यहाँ पर आपको पढ़ने में मजा आता है, आपने देखा यहाँ नोट्स अच्छे मिलते हैं या टेस्ट, ऐसे बहुत सारे रीजन होंगे। तो ये सटीक निर्णय पर आप कब पहुंचे? जब आप चीजों पर हर एंगल से चिंतन किए। जब आप हर एंगल से चिंतन करते हैं तो आपका भविष्य भी सफल मार्ग पर चलता है, क्योंकि आप सही रास्ता चुनते हैं। ये तो मैंने बस क्लास की बात की। जीवन में ऐसे बहुत सारे निर्णय आप लेते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नौकरी करना है, किस तरीके से तैयारी करना है, क्या मेरे लायक है। एक हमारे कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, उसको सिंगर बनना था, और उसका गला ऐसा कि गाय की अगर वो गाना गाए तो आप भाग के 500 मीटर दूर भाग जाइएगा, ऐसा उसका गला था, लेकिन उसको सिंगर बनना था। तो मतलब क्या हुआ कि उसने अपना क्रिटिकल थिंकिंग में सटीक विश्लेषण नहीं किया था। क्योंकि मुझे अगर टीचर बनना है तो मुझे यह भी तो देखना है कि नहीं मैं उसके लिए कैपेबल हूं कि नहीं, या जो भी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है वो मेरे अंदर है कि नहीं है। तो सटीक विश्लेषण आपको सच्चाई की तरफ ले जाता है। सटीक विश्लेषण आपको फेक मोटिवेट नहीं करता है। फेक मोटिवेट क्या होगा? कोई दोस्त चढ़ा दिया, अरे तुम तो पूरा सलमान खान लग रहा है भाई, एकदम पूरा गर्दा उड़ा दिया। फेसबुक सब पे लोग नहीं कमेंट करता है, अरे मार हो जाएगा। कोई फोटो डाला फेसबुक पे, एकदम चोमू सा फोटो डाला, एकदम देखने में एकदम बढ़िया नहीं लग रहा है, उस पे लोग कमेंट किया दे, ओ भाई तुम हीरो लग रहा हो, भाई तुम रॉक स्टार है, सुपर्ब, एकदम क्लासी, मजा आ गया, और क्या बात है। तो ये सटीक विश्लेषण नहीं हो, है ना। फेसबुक पे जो कमेंट आता है, ऑटो कमेंट आता है आजकल, देखिए उसमें आएगा आपको सुपर, एक्सेलेंट। कभी ऐसा कमेंट आता है ऑटो कमेंट? ऑटो कमेंट समझ रहे ना, खुद ब खुद जो लिखा हुआ आ जाता है, इसे मार देते हैं। कभी आता है बैड, वर्स्ट, अच्छी, ऐसा कमेंट नहीं आता है। तो ये सटीक विश्लेषण तो नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही मस्ती के लिए वो है सोशल प्लेटफॉर्म में। लेकिन जब हम अपने करियर की बात करेंगे तो हम सटीक विश्लेषण करेंगे और उचित दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। थ्रू द कंटेम्पलेशन क्रिएटिव क्वालिटीज स्टार्ट डेवलपिंग अ पर्सन। इस चिंतन से व्यक्ति के अंदर रचनात्मक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि वो जो है रचनात्मक गुण का विकास होता है, और इस चिंतन के द्वारा व्यक्ति में कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटिव गुण है उसके अंदर, कुछ नए नए गुण होते हैं उनके अंदर, उन चीजों को वो लेकर आगे चल पाता है। तो कहीं कहीं सटीक विश्लेषण जरूरी है। सर वो सिंगर बन गए? नहीं, सिंगर तो नहीं बन पाए, लेकिन वो आजकल इंस्टाग्राम पे आके वही काम कर रहे हैं। बने तो वो किसी जॉब में ही है, लेकिन इंस्टाग्राम पे आज भी वो वही काम कर रहे हैं। खैर, जो भी अपना पैशन है उसका भी रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए आपका, जिससे कि आप सटीक डिसीजन पे पहुंचे। बाय डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग अ पर्सन इज एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोज थॉट्स ओनली आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द व्यूज ऑफ अदर्स। इट ऑल्सो हेल्प अ पर्सन टू बिकम इंटेलेक्चुअल एंड लीड द पीपल टू एडजस्ट विद द सोसाइटी। समालोचनात्मक चिंतन का विकास कर व्यक्ति दूसरों के विचार पर चिंतन मनन करके ही उस विचार को स्वीकार या अस्वीकार करता है। तो स्वीकार और अस्वीकार आप करते हैं, राइट। जब भी आप स्वीकार और अस्वीकार करेंगे किसी चीज को, दूसरों के विचार कर चिंतन मनन करेंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग से ही करेंगे। यह व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाने एवं लोगों का नेतृत्व करने और समाज के साथ समायोजन करने में भी सहायता करता है, कि कैसे हम लोगों के साथ समाज में समायोजन करें, है ना, कैसे हम बुद्धिजीवी बने, या कैसे हम एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बने, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग हमें वही बताता है, उचित कार्य करना, उचित रूप से सोचना, उचित ढंग से चीजों पर विश्लेषण करना, ये हमें बताता है। इट वर्क्स टू ब्रिंग मैच्योरिटी टू अ पर्सन इन हिज एक्शन एंड हिज थॉट एंड टू इंक्रीज हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सच में अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी और आप अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा पता है आपको? इससे आप अपने आप में बहुत परिपक्व हो जाएंगे,
बहुत मैच्योर हो जाएंगे एवं आप में आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगा। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि मैं वही काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, तो मैं उस पर मेहनत करूंगा, है ना, और इसमें जब मैं मेहनत करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली उसमें मैच्योर होऊंगा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेरी पर्सनालिटी बढ़ती जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि पैशन जो आपका है उस पैशन पर आप काम करो। तो यानी कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करके उसका पता लगा। आधी जनता को पता ही नहीं कि उसका पैशन क्या है। आप में से मैं किसी को पूछूंगा तो कोई बोलेगा एक्टर बनना है, कोई बोलेगा सिंगर बनना है, कोई बोलेगा फोटोग्राफर बनना है, कोई बोलेगा आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी बोले, लेकिन सही पूछिए तो आपको पता ही नहीं है कि आपका पैशन क्या है। आपको तत्कालिक जो चीजें लुभावनी लगती है आपको वो बनना होता है, और थोड़ा बहुत आपको आता है तो आपको लगता है कि आप उसी के लिए बने हैं, है ना। मुझे भी एक समय में लगता था कि मेरे और जॉन अब्राहम में ज्यादा फर्क नहीं है। कॉलेज में मैं भी आप ऐसा ऐसा जेडएमआर बाइक सब आया था, उसमें ऐसा देखे फोटो खिंचाता था, मुझे लगता था कि अगला जॉन अब्राहम मैं ही हूं। तो कई बार नॉलेज की कमी के कारण भी लोगों को अपने बारे में गलत फहमी हो जाती है कि भैया मैं तो वो हूं। लेकिन जब आप गहन चिंतन करते हैं, परिपक्वता आती है और आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, तब आपको पता चलता है कि उचित चीज क्या है और उचित कार्य करने में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपको मदद करता है। अब आता है सबसे लास्ट एवं मेन पॉइंट, है ना, जिससे कि आपको यहां पर यह पता चले कि एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए यहां पर क्या है, when the teacher explains a topic carefully to the student, then question like why, what and how arises in the student. But when those students get the answer of why, what and how, that is when they get all the data information related to the topic. When they acquire knowledge, they begin to understand all the untold things related to that topic, as well as its emotional aspect, and this process of their learning development critical thinking in them. क्या है देखिए, शिक्षक जब किसी प्रकरण को छात्र को ध्यानपूर्वक समझाता है, जैसे अभी मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, ठीक है, तो छात्र में क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न जन्म लेते हैं, जो मैंने बोला ना, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि किस ढंग से हमारा जो है ध्यानपूर्वक हम चीजों को समझें। परंतु जब उन छात्र को क्यों, क्या और कैसे का उत्तर प्राप्त हो जाता है, यानी कि सभी आंकड़े और ज्ञान आप अर्जित कर लेते हैं, तो आप उस प्रकरण से संबंधित सभी अनकही बात को, एक उसके भावात्मक पहलू को भी समझने लगते हैं, एवं उनमें जो अधिगम की यही प्रक्रिया है, यही समालोचनात्मक चिंतन कहलाती है। ध्यान से देखिए सभी लोग, सबसे पहले क्या है, आपको कुछ नहीं पता था, फिर क्या हुआ, आपको पढ़ाया गया, फिर आपके अंदर क्यों, क्या, कैसे जन्म लिया, फिर आप उस पर सोचे या टीचर से पूछे, और जैसे ही आपको क्यों, क्या, कैसे का उत्तर मिल गया, तो फिर आपके अंदर नॉलेज अच्छे से आ गई, आप चीजों को समझने लगे, और सिर्फ चीजों को नहीं समझे, उसके भाव को भी समझने लगे कि ये क्यों है, कैसे है। जैसे भी आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि एमसीक्यूज बन जाए, आप इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों है, गहन चिंतन क्यों आवश्यक है, शिक्षा में क्यों उपयोगी है, ताकि कल को आप टीचर बने तो इसका यूज कर सके। और ऐसे जब कोई पढ़ेगा तो क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग का विकास यहां पर होता है। तो ड्यू टू विच ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट, रॉन्ग एंड ट्रूथ, फॉल्स इन जनरल, इन फ्यूचर ऑल्सो, which always leads them towards the path of success. It helps students in their problem solving process and make them inquisitive to gain complete knowledge on any topic. इससे क्या होता है कि जैसे ही आपके अंदर एजुकेशनली आप चीजों को सीखते जाते हैं, पहले ज्ञान आता है, फिर उस नॉलेज से आपके अंदर स्किल्स आती है। इससे क्या होता है, आप वही सही गलत और सत्य असत्य के बीच अंतर समझने लगते हैं, और आपको वो हमेशा सफलता के मार्ग पर ही ले जाएगा। जब भी आप जीवन में अच्छा काम करेंगे वो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। यह छात्रों को समस्या समाधान की प्रक्रिया में उनकी सहायता भी करेगा, और किसी भी प्रकरण पर पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त करने तो आपको जिज्ञासु भी बनाएगा। कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना, कि आप किस तरीके से चीजों को करें। और वो क्यूरियोसिटी कब आएगी, जब आपके अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा, तो वहां से आपको और ज्यादा सीखने की क्यूरियोसिटी आएगी। कौन सी क्लास कब होगी दोस्तों, ये जब आप अपने बैच में जाएंगे तो वहां पर ना आपको ऑल कंटेंट के अंदर एक लेक्चर प्लानर होगा।
उस प्लानर के अंदर आपको पूरा पता रहेगा कि कौन सी टॉपिक किस दिन होगी, किस टाइम होगी, है ना। मेरी क्लास जो है आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन 1:45 PM पर होगी और आपके एग्जाम से पहले आपके सभी टॉपिक को खत्म की जाएगी। एक क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे पूरा डेडिकेटेड PYQs पर 3 बजे टीचिंग वाला पर। पहले ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपने भी बताया था, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन मतलब लीक से हट के सोचना, थोड़ा यूनिक सोचना। तो अनुकूल चिंतन या स्मृति आधारित चिंतन या अभिसारी चिंतन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, अपसारी चिंतन। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग कहता है कि जब हम किसी चीज पर अनेक तरह से सोचते हैं, एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस पर काम करते हैं, तो ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। और अभिसारी चिंतन क्या होता है कि वही कोई घिसा पिटा सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है लेकिन घिसा पिटा सॉल्यूशन है, तो उन सभी सॉल्यूशन पर हम उसी पर एज इट इज चल जाते हैं। लेकिन अपसारी में हम कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं। सिलेबस कब पूरा होगा? मैंने आपको बताया ना, आप लेक्चर प्लानर में चले जाइए, आपको हर क्लास के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास हफ्ते में कितने दिन चलेगी और कैसे आपको एग्जाम से पहले वो किस पैटर्न पर खत्म होगी, ये सब कुछ आपको उसमें दिख जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको ये भी सेट कर लीजिएगा कि क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं, 5 सब्जेक्ट है, तो उसको आपको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे आपको उस पर काम करना है, कैसे आपको रिवाइज भी करना है ना। तो ये सब चीजें आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अल्टीमेटली जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो निश्चित रूप से मोटिवेट करता है अ पर्सन टू नो द यूनिवर्सल ट्रुथ। आप किसी चीज पर विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से उसी विश्लेषण पर जैसे ही आप करेंगे तो आप जीवन की वास्तविकताओं को समझते जाएंगे। जो लोग नहीं समझते हैं वो हवा में रहते हैं, है ना, लेकिन जो समझते हैं वो चीजों को डीप लेवल पर लेकर जाते हैं, है ना, विच हेल्प्स देम इन गैदरिंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड डेवलप द स्किल ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन। तो जो उन्हें सही जानकारी एकत्रित करने में उनकी सहायता करता है एवं सही निर्णय लेने के कौशल का भी विकास करता है। तो अल्टीमेटली हमें वो सही निर्णय लेना, सही डिसीजन लेने का कौशल भी हमारे अंदर विकास करता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग अगर हमारे अंदर है तभी हम चीजों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। जो लोग आज जिनकी पहली क्लास थी, आप दोबारा जब इसको अभी ओपन करेंगे 5-10 मिनट बाद, तो आपको ये जो PDF है ये भी दिख जाएगी और एक DPP करके आएगी, DPP PDF करके। उसमें क्या होगा कि उसमें मैंने आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ PYQs दिए हैं, उसको आप देखिएगा, बनाइएगा, उसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिए हैं, उसको भी आप देखिएगा। बाकी आप लोग डेली 3 बजे टीचिंग वाला YouTube चैनल पर आइएगा PYQs और इंपॉर्टेंट MCQs करने के लिए, वहां पर फाइनल है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। ये जो मेरी क्लासेस है और जो PDF है और जो DPPs है और जो मेरा प्रैक्टिस क्लास है टीचिंग वाला YouTube चैनल पर, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर इसके बाद आपको और भी कोई डाउट बच जाता है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जब आप दोबारा क्लास को ओपन करेंगे तो नीचे में आपको एक आस्क डाउट का आएगा, आस्क डाउट पे आप जाएंगे और जिस भी स्लाइड में आपको डाउट हुआ है उस स्लाइड पर जाकर आप डाउट पूछ लेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई डाउट है जो स्लाइड से जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ और डाउट है, तो आप थैंक यू स्लाइड पर पूछ लीजिएगा, जिससे कि आपको वहीं पर हम उत्तर दे देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग जुड़े रहेंगे और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आप अभ्यस्त होते जाएंगे, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। अगर आपको क्लास यहां पर अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेहनत करिए और खूब अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ने की कोशिश करिए। आज की क्लास या आगे कोई भी क्लास, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। ऐसी चीजें हैं जो 5 क्लास का बच्चा भी कर सकता है। सिंपल सी बात हम लोग आज पूरे क्लास में कर रहे थे कि बहुत डीप रूप से सोचना क्या होता है, विश्लेषण करके सोचना क्या होता है, जो बहुत कॉमन सी बात है। बस आप लोग ध्यान रखिए, एकत्रित रखिए माइंड को और खूब अच्छे से चीजें आपके माइंड में आएंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा ये क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन चलेगी।
और आपको 1:45 PM पर चलेगी। बाकी दिन आपको इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर आपको कभी कुछ समझ ना आए तो दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए तो आप डाउट में पूछिए, मैं आपको वहां पे भी उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए और इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहने के लिए। बाय बाय, जय हिंद। 3 बजे सब लोग प्रैक्टिस सेशन में आ जाइएगा टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।